हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर सेकंड की, जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम इस चैप्टर के फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशंस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने डिटेल में इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ कॉपी पर इसको नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों ये कम्प्रीहेंसिव टाइप के हैं और जनरली इसके आंसर्स जो हैं वो थोड़ा टिपिकल होते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहाँ पर नर एवं मादा युग्म कोदबित का विकास होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम नर युग्म कोदबित का विकास देखते हैं दोस्तों। तो पुमंग, जिसको कि हम एंडोशियम कहते हैं, एक आवृतबीजी पुष्प का नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं, यानी जिनसे ये मिलकर के बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर का ऊपरी भाग परागकोश, जिसको इंग्लिश में एंथर, तथा निचला भाग पुंतंतु कहलाता है। आइए डायग्राम में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक डायग्राम जो मैंने अभी राउंड किया है, ये एक स्टेमन यानी पुंकेसर का डायग्राम है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है दोस्तों वो एंथर कहलाता है यानी परागकोश, और नीचे का जो डंडीनुमा पतला हिस्सा है वो फिलामेंट यानी पुंतंतु कहलाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। परागकोश में पाई जाने वाली सूक्ष्म बीजाणु धानियों के अंदर क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु या परागकण मात्र कोशिकाओं, जिनको इंग्लिश में फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल शॉर्ट में FMMC और पोलन मदर सेल्स शॉर्ट में FPMC से सूक्ष्म बीजाणु जनन, ये एक प्रोसेस है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, द्वारा अगुणित परागकणों यानी पोलन ग्रेन्स, या जिनको हम सूक्ष्म बीजाणु भी कहते हैं और इंग्लिश में माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं, उनका निर्माण होता है। डायग्राम में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं दोस्तों, ये एक परागकोश का स्ट्रक्चर है। इसमें आप ये 4 रचनाएं देख रहे हैं दोस्तों। ये जो 4 रचनाएं हैं ये असल में सूक्ष्म बीजाणु दानियाँ हैं, जिनके अंदर सूक्ष्म बीजाणुओं यानी माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी सूक्ष्म बीजाणु जनन। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो इन्हीं से आगे चलकर नर युग्म कोदबित का विकास होता है। किन से चलकर? माइक्रोस्पोर्स से। इस प्रकार एक नर पुष्प के परागकोश में पाई जाने वाली सूक्ष्म बीजाणु दानियों के अंदर ही नर युग्म कोदबित का विकास होता है। डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, राइट हैंड साइड पर जो लास्ट में परागकण बना है दोस्तों, इसी से जाके आगे नर युग्म कोदबित का विकास हो जाता है। आइए अब देखते हैं मादा युग्म कोदबित का विकास किस प्रकार से होता है। जायांग यानी गाइनोशियम एक आवृतबीजी पुष्प के मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इनकी इकाई को अंडक यानी कार्पल कहते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जायांग जो है वो एक या अनेक कार्पल से मिलकर बनी होती हैं, ये इनकी यूनिट होता है। प्रत्येक अंडक में वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल और अंडाशय यानी ओवरी नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। राइट हैंड साइड पर दोस्तों आप डायग्राम में देखेंगे तो ये पहला वाला डायग्राम देखिएगा, यहाँ ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो वर्तिकाग्र है, इसके ठीक नीचे एक नलीनुमा संरचना है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, ये वर्तिका है, और सबसे नीचे की साइड में जो फूला हुआ हिस्सा है वो है अंडाशय। इसके अंदर आप ये बीज जैसी संरचनाएं देख रहे हैं दोस्तों, ये असल में ओव्यूल है यानी बीजांड है। आइए आगे रीड करते हैं। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है, जैसे अभी आपको डायग्राम में भी बताया था। बीजांड के अंदर बीजांड का यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको कि इंग्लिश में मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, उसका निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं यानी मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। दोस्तों आगे के क्वेश्चंस में ये सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं मेगास्पोर जेनेसिस, ये सारे दोबारा से आने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं, तो वहाँ पर आप इनको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक हम इसको आगे रीड करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हैप्लॉइड गुरु बीजाणुओं यानी मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से प्रायः केवल निचला गुरु बीजाणु, जो कि
निभाग, जिसको इंग्लिश में चलाजा कहते हैं, की ओर स्थित होता है। यही क्रियाशील रहता है यानी एक्टिव रहता है और इसी से आगे जा कर के मादा युग्मकोद्रवित का डेवलपमेंट भी होता है। इसी कारण हम मेगास्पोर को मादा युग्मकोद्रवित की प्रथम कोशिका भी कहते हैं। आगे चलकर नीचे वाले पॉइंट पढ़ते हैं। आगे चलकर इसी से मादा युग्मकोद्रवित यानी एम्ब्रियो सैक, जिसे हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं, उसका विकास हो जाता है। दोस्तों हम दूसरा वाला डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर पहला वाला तो हमने कार्पल वाला है वो समझ लिया कि कार्पल क्या होता है, हमने अभी बताया आपको। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं बहुत सारी बीज जैसी वाइट वाइट, यही ओव्यूल्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे ओव्यूल्स दिखाए हैं। हमने यहाँ एक ओव्यूल दिखाया, आप इसमें देखेंगे तो बीच में आपको एक ये जो वाइट कलर की संरचना दिखाई दे रही है दोस्तों, यही भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो सैक है, जिसको कि हम मादा युग्मकोद्रवित कहते हैं। इसका विकास किससे होता है दोस्तों? मेगास्पोर से, जो कि खुद एक अगुणित संरचना है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। लघु बीजाणुधानी तथा गुण बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोश का विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। आइए दोस्तों डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। तो पहले हम लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस देखते हैं कि लघु बीजाणुधानी को हम परागपुट यानी पोलन सैक या फिर सूक्ष्म बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं, जबकि दोस्तों गुरु बीजाणुधानी को हम बीजांड या फिर ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा अंतर, इसका विकास नर पुष्प के परागकोश यानी एंथर के अंदर होता है, जबकि गुरु बीजाणुधानी का विकास मादा पुष्प के अंडाशय यानी ओवरी के अंदर होता है। तीसरा डिफरेंस देखते हैं, लघु बीजाणुधानी बाह्य स्तर यानी एपिडर्मिस, अंतः स्तर यानी एंडोथीसियम, मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर तथा टेपिटम स्तर से घिरी संरचना है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 4 लेयर्स पाई जाती हैं, जो लघु बीजाणुधानी के चारों ओर एक कवरिंग बनाती हैं। यदि हम गुरु बीजाणुधानी की बात करें दोस्तों, तो गुरु बीजाणुधानी के चारों ओर 1 या 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, जो इसको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। फोर्थ डिफरेंस देखते हैं, लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं या फिर परागकणों या सूक्ष्म बीजाणुओं, जिनको कि इंग्लिश में माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स के नाम से भी जाना जाता है, उनका निर्माण होता है। यदि हम गुरु बीजाणुधानी की बात करें दोस्तों, तो उसके अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जबकि गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इस मेगास्पोरोजेनेसिस के कारण ही मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु का जन्म होता है। लास्ट डिफरेंस पढ़ते हैं दोस्तों, लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्रवित यानी मेल गैमेटोफाइट का विकास होता है, जबकि गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक का विकास होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में ये अंतर हो गया। अब हम देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का अगला पार्ट। हम पहले उसको रीड कर देते हैं क्वेश्चन को। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का विभाजन संपन्न होता है? तो आपने देखा अभी कि इन घटनाओं के दौरान यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों के दौरान अर्धसूत्री विभाजन या फिर न्यूनकारी विभाजन, जिसको इंग्लिश में रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, वो होता है। दोस्तों इस विभाजन की ये विशेषता होती है कि इसके द्वारा एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। साथ ही जो नई बनने वाली डॉटर सेल हैं उनको हम प्राय युग्मक कहते हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल की जस्ट हाफ होती है। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं दोस्तों, इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंत में हमें लघु बीजाणु अथवा परागकण प्राप्त होते हैं, जिनको इंग्लिश में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन कहते हैं, तथा गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस के अंत में हमको गुरु बीजाणु प्राप्त होता है, जो आगे चल कर के दोस्तों एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दावली को सही विकासी क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे शब्द दिए हैं, हमको इन्हें इनके विकासी क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले पौधे में
बीजाणुजन ऊतक का विकास होता है, जिसको इंग्लिश में स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में पराग मात्र कोशिका, जिसको पोलन मदर सेल कहते हैं, उसका निर्माण होता है। पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिसकी वजह से लघु बीजाणु चतुष्क, जिसको इंग्लिश में पोलन टेट्रेड या माइक्रोस्पोर टेट्रेड कहते हैं, उनका निर्माण होता है। जब ये टेट्रेड जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तब हम उनको परागकण, इंग्लिश में माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इन्हीं परागकणों के अंदर सूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये इनका विकासीय क्रम है। इस क्रम को दोस्तों ठीक से और समझने के लिए मेरा एक वीडियो है जिसमें हमने परागकण की संरचना और बीजाणुदानी की संरचना का वर्णन किया है, उसे आपको अवश्य देखना चाहिए। मैं इस वीडियो में उसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाकर के भी इसको देख सकते हैं। आइए अब हम 4th नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हम एक ऐसा डायग्राम देखते हैं जो ओव्यूल का है और इसमें सारे पार्ट्स हैं दोस्तों डायग्राम में। तो आइए देखते हैं इसमें कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। ओव्यूल में आप देखेंगे तो इसके 2 सिरे होते हैं दोस्तों। जो इसका बेसल पोर्शन है उसको हम चलाजल एंड कहते हैं इस साइड में, और इसके ठीक अपोजिट जो एरिया है जो ओपन भी होता है और इंटेगुमेंट के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, उस एरिया को दोस्तों हम माइक्रोपाइल या फिर बीजांड द्वार कहते हैं हिंदी में। आप अंदर देख रहे हैं इसके, तो आपको सबसे पहले बाहर की साइड में 2 इंटेगुमेंट देखने को मिलेंगे। अगर हम इन इंटेगुमेंट के अंदर जाएंगे तो हमको ये सेल्स जैसा एरिया दिखाई दे रहा है दोस्तों। बहुत सारी ये सेल्स बनी हुई आपको दिख रही होंगी दोस्तों। ये जो सेल्स एरिया है असल में ये न्यूक्लियस एरिया है। इसी न्यूक्लियस एरिया के अंदर मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है, जिससे बाद में जाकर के भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। बीच में आप ये जो संरचना देख रहे हैं दोस्तों, यही एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें भ्रूण कोश के अंदर की कोशिकाएं भी दिखाई दे रही हैं। आप चलाजल एंड की ओर जाएंगे तो 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं दोस्तों, जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। अगर आप मध्य में देखेंगे तो यहाँ पर एक द्विगुणित आपको सेंट्रल सेल दिखाई दे रही है। यदि आप नीचे की साइड में देखेंगे यानी माइक्रोपाइलर एरिया में, तो आपको अंड उपकरण यानी एग अपैरेटस दिखाई दे रहा है। इस एग अपैरेटस में दोस्तों जो आपको बीच में कोशिका दिखाई दे रही है वो अंड कोशिका है, और साइड में जो 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं वो सिनर्जिड्स हैं, जिनको हिंदी में सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के विभिन्न भागों को दिखाते हुए बहुत ही अच्छा डायग्राम है। आइए अब देखते हैं दोस्तों 5th क्वेश्चन। आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन को। एक बीजाणुज का मतलब है एक ही मेगास्पोर से पूरे युग्मकोद्भिद बन जाने की घटना को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। आइए इसको हम समझ लेते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या महाबीजाणु मात्र कोशिका, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, इसका निर्माण दोस्तों बीजांड काय में होता है। अभी अपने पिछले क्वेश्चन में आपको दोस्तों बीजांड काय की स्थिति बताई थी कि बीजांड के अंदर बीजांड काय कहाँ मिलता है। इसी बीजांड काय में दोस्तों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, और इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर्स बनते हैं। आप राइट हैंड साइड में दिए गए डायग्राम सी को देखिएगा। इस सी डायग्राम में दोस्तों नीचे की साइड के ये जो चारों हैं यही हैं मेगास्पोर्स। इसके ऊपर दोस्तों एक और सेल आप देख रहे हैं जिसको हम पैराइटल सेल कहते हैं। इस कोशिका में बाद में एक आध विभाजन होते हैं, अन्यथा इसमें विभाजन नहीं होते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से प्राय केवल निचला गुरु बीजाणु, जो कि चलाजल यानी निभाग ओर की ओर स्थित होता है, वही क्रियाशील रहता है। शेष तीनों अक्रियाशील गुरु बीजाणु, जो कि बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। निभाग की ओर स्थित क्रियाशील गुरु बीजाणु, जिसको इंग्लिश में फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, ही अब परागकोश या मादा युग्मकोद्भिद, जिसको इंग्लिश में फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, के रूप में विकसित होता है। डायग्राम नंबर डी देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल एक मेगास्पोर ही
जीवित है, बकाया 3 मेगास्पोर ऊपर के जो रेड कलर से दिखाए हैं वो डीजेनरेट यानी नष्ट होने शुरू हो गए हैं और बाद में ये धीरे धीरे नष्ट भी हो जाएंगे। आगे का प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। यही दोस्तों हमारे क्वेश्चन का मेन आंसर है। आप यहाँ पर देख रहे हैं केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर रह गया है। इसी फंक्शनल मेगास्पोर से लास्ट में जाकर के एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हिंदी में मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है। इसी कारण इस तरह के विकास को हम मोनोस्पोरिक यानी एक बीजाणुज विकास कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। भ्रूणकोश के विकास के क्रम में अब गुरु बीजाणु में एक के बाद एक और कुल 3, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोटल 3 डिवीजन होने हैं और वो भी समसूत्री विभाजन होने हैं, जिसके कारण भ्रूणकोश पहले 2 केंद्रकीय होगा, फिर 4 केंद्रकीय होगा और लास्ट में 8 केंद्रकीय हो जाता है। तो डायग्राम नंबर ई देखिएगा जिसमें 2 केंद्रकीय दिखाया गया है। एफ में देखेंगे तो 4 केंद्रकीय हो गया और जी में देखेंगे तो 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश हो जाता है। अगला स्टेप पढ़ते हैं। इन 8 केंद्रकों में से 2 केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में आकर एक दूसरे के साथ संलयित होकर एक द्विगुणित यानी डिप्लॉयड द्वितीय केंद्रक, जिसको इंग्लिश में सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य आवृतबीजी पौधे में परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक पाए जाते हैं। आइए लास्ट वाले डायग्राम को देख लेते हैं। पहले डायग्राम देखेंगे हम एच वाला। इस एच वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई अब कहेंगे, वो इस भ्रूणकोश के मध्य में दोस्तों आकर इकट्ठे हो गए हैं और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक द्विकेंद्रकीय केंद्रक बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से इस एम्ब्रियो सैक में दोस्तों टोटल 7 कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी, लेकिन 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप ऊपर की साइड में देखिए 3 कोशिकाएं यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसको हम सम्मिलित रूप से एग apparatus कह रहे हैं। निचली साइड में देखिएगा जिनको हम एंटीपोडल कह रहे हैं, वो भी 3 है संख्या में। और बीच में आपसे अभी कहा हमने कि यहाँ पर 2 केंद्रक एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो गए और उन्होंने एक ही कोशिका का निर्माण किया, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल सेल कहते हैं। यहाँ पर नहीं दिखाई है दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पर केवल केंद्रक एक दूसरे के साथ में जुड़ते हुए दिखाए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक केंद्रक जो है वो बीच वाले पोर्शन में जो पाया जाता है, असल में उसी के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। और अगर हम उसको कोशिका के रूप में जाने तो इसमें टोटल 7 कोशिकाएं हैं, 3 ऊपर, 3 नीचे और 1 बीच में। जबकि केंद्रक देखेंगे तो 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में। इस तरीके से 8 केंद्रक हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशीय और 8 न्यूक्लिएट यानी केंद्रक प्रकृति की व्याख्या करें। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से कोरिलेट है। आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। एक सामान्य आवृतबीजी पौधे में परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अभी आपको ये वाली बात हमने बताई थी। यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट रूप से भी इसका हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से इसका निर्माण होता है। इसके विकास के समय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जैसे अभी आपको बताया था, वही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं यानी मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने ये देखा था, ये चारों गुरु बीजाणु एक लंबवत चतुष्क यानी लीनियर टेट्रेड में विन्यासित रहते हैं। डायग्राम नंबर सी देखिएगा दोस्तों। नीचे के ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं आपको हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ये एक लाइन में यानी एक लंबवत चतुष्क में व्यवस्थित हैं। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से प्राय केवल निचला गुरु बीजाणु, जो कि निवाहक की ओर ही पाया जाता है, वही क्रियाशील रहता है। शेष तीनों जो कि माइक्रोपाइलर एरिया की ओर यानी बीजाणु द्वार की ओर स्थित होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा दोस्तों, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो अपना आकार बढ़ा लेता है, जिससे यह बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है। इसके बाद में एक समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक बनाता है। डायग्राम नंबर ई में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 केंद्रक दिखाई देंगे।
दोनों केंद्रक क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। डायग्राम ई में देखिएगा दोस्तों, जो नीले रंग से दिखाए हैं वो केंद्रक हैं और अपोजिट ध्रुवों की ओर चले गए हैं। इस स्थिति में एक द्विकेंद्रकीय भ्रूणकोश यानी बाई न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। यहाँ डायग्राम ई को आप इसी रूप में देखें, बाई न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक के रूप में। अगला स्टेप देखते हैं, दो अन्य क्रमागत समसूत्री विभाजनों के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकीय और उसके बाद 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो डायग्राम एफ और डायग्राम जी में क्रमशः 4 केंद्रकीय यानी डायग्राम एफ में और 8 केंद्रकीय यानी डायग्राम जी में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इस प्रकार बने 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश में 4 केंद्रक निवाहक की ओर तथा 4 शेष केंद्रक बीजांड द्वार की ओर रहते हैं। डायग्राम जी में देखिएगा दोस्तों, दोनों ध्रुवों पर आपको 4-4 केंद्रक नीले रंग के दिखाई देंगे। अब निवाहक तथा बीजांड द्वार की ओर से एक एक केंद्रक भ्रूणकोश के केंद्र की ओर गति करते हैं। इन केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम नंबर जी में, ये जो एक केंद्रक है ये बीच की ओर गति करेगा और नीचे वाले पोल से भी एक केंद्रक बीच की ओर यहाँ पर गति करेगा और दोनों बीच में आकर के एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। अगला स्टेप देखते हैं दोस्तों, दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में आकर एक दूसरे के साथ संगलित होकर एक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। बाद में दोस्तों इसी द्वितीयक केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति भी बन जाती है और वो बन जाती है सेंट्रल सेल यानी केंद्रीय कोशिका। अगला स्टेप देखते हैं, बीजांड द्वार की ओर बचे 3 केंद्रकों के मध्य अब भित्ति निर्माण होने के कारण एक 3 कोशिकीय अंड उपकरण का निर्माण हो जाता है। डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, माइक्रोपाइलर एरिया नीचे की साइड में देखिएगा दोस्तों, बीजांड द्वार एरिया है ये। इस एरिया में आप देखेंगे तो 3 कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी। ये तीनों कोशिकाएं सम्मिलित रूप से अंड उपकरण के नाम से जानी जाती हैं। इनके मध्य में देखेंगे दोस्तों ये वाली जो है वो एग सेल हो गई और इसके साइड में दोस्तों ये जो 2 सेल्स हैं ये सहायक कोशिकाएं या फिर सिनर्जिड्स कहलाती हैं। आइए अगला स्टेप देखते हैं, इस 3 कोशिकीय अंड उपकरण के मध्य में एक अंड कोशिका यानी एग सेल, जैसा कि मैंने अभी बताया था, या मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट तथा इसके दोनों ओर 2 सहायक कोशिकाएं यानी हेल्पिंग सेल्स या फिर जिनको हम सिनर्जिड्स भी कहते हैं पाई जाती हैं। भ्रूणकोश में निवाहक की ओर के 3 अन्य केंद्रकों के मध्य भी भित्ति निर्माण हो जाता है। इन सभी कोशिकाओं को अब प्रतिमुख कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। दूसरे एरिया में देखिएगा जो अभी हम देख रहे थे उसके अपोजिट एरिया में दोस्तों आपको 3 सेल्स देखने को मिलेंगी जिनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। लास्ट वाली लाइन देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार एक सामान्य आवृतबीजी पौधे में परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों 7 सेल, 3 सेल दोस्तों चलाजल एंड की ओर यानी इस सिरे की ओर है और 3 कोशिकाएं नीचे वाले सिरे की ओर है और बीच में एक ही कोशिका है। तो टोटल कितनी हो गई 3 + 3 + 1 = 7। तो 7 सेल्स हो गई। लेकिन न्यूक्लियस अगर देखेंगे तो वो 8 है। देखते हैं कैसे, इस साइड में 3, बीच में 2 और सबसे नीचे की साइड में यानी इस एरिया में भी 3। तो ये टोटल जो हो गया वो 8 हो गया। तो इस प्रकार से एक जो परिपक्व भ्रूणकोश है उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन, उन्मील परागणी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नाम थोड़ा जटिल है। उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मील पुष्पों में पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें, यानी तर्क के साथ में आपको व्याख्या देनी है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं उन्मील परागणी पुष्प यानी कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं। तो दोस्तों ये सामान्य पुष्पों के समान ही होते हैं। इनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं। इनमें सामान्य पुष्पों की तरह परागण यानी पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर वायोला ऑक्जेलिस। राइट हैंड साइड पर आप दोस्तों पहला ऊपर का डायग्राम देखेंगे तो आपको वाइट कलर का फ्लावर दिखाई देगा। ये जो वाइट कलर का फ्लावर है ये एक्सपोज्ड है यानी अनावृत है। यहाँ पर कोई भी कीट पतंगे आकर के बैठ सकते हैं जिससे कि
पर परागण की क्रिया आसानी से संपन्न हो जाए। क्वेश्चन का दोस्तों अगला भाग देखते हैं, क्या अनुउन्मीलीय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, नहीं। अनुउन्मीलीय पुष्पों, जिनको कि हम इंग्लिश में क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर कहते हैं, उनमें पर परागण संपन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों? उसका आंसर नीचे देख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या भी करें। तो नीचे देखते हैं दोस्तों, यह पुष्प सदैव बंद रहते हैं। कौन से पुष्प? क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर, अर्थात इनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत नहीं होते हैं। नीचे वाला डायग्राम देखिएगा दोस्तों, ये क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर का है। एग्जाम्पल हमने यहाँ वायोला का लिया हुआ है। ये बिल्कुल क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, खुलते नहीं हैं। आइए आंसर को आगे पढ़ते हैं। तो इन पुष्पों के फ्लावर दोस्तों हमेशा बंद रहते हैं, जिसके कारण इनमें पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इन पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण जो है इनमें मुख्य रूप से स्वपरागण होता है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्तिकाग्र को अन्य पुष्पों से परागण ग्रहण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, इसी कारण जितने भी क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। पुष्पों के द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीति का विवरण दें। यानी हमको 2 ऐसी विशेषताएं बतानी है जिसके कारण पौधों में स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो पहली जो विशेषता है दोस्तों वो है स्वबंधिता, जिसको इंग्लिश में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इस प्रकार की कार्य नीति में यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वे उसे निषेचित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुष्प जो है वो सेल्फ इनकम्पेटिबल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मालवा, तंबाकू, आलू और झुमकलता आदि में इसी तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। दूसरी जो कार्य नीति है दोस्तों वो है भिन्न काल परिपक्वता, जिसको इंग्लिश में डाइकोगैमी कहते हैं। इसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है। जैसे गेंदा, धनिया, गुलाब आदि में ये स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि पहले नर पुष्प डेवलप हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है, और जब तक मादा पुष्प मैच्योर होता है तब तक नर पुष्प लगभग नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण स्वपरागण रुक जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। स्व अयोग्यता क्या है? स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? इसका आंसर देख लेते हैं। स्व अयोग्यता यानी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पुष्पी पादपों में पाई जाने वाली ऐसी युक्ति है जिसके परिणाम स्वरूप पौधों में स्वपरागण, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, वो नहीं हो पाता है। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी दोस्तों यही बात देखी थी। अतः इन पौधों में सिर्फ पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाता है। स्व अयोग्यता को अंतर्जातीय अनिषेच्यता भी कहते हैं। इसमें जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है, परंतु जब ये दूसरे पुष्प के, लेकिन उसी जाति का होना चाहिए दोस्तों, परंतु जब ये दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंकुरण हो जाता है। जैसे आलू, तंबाकू, मालवा आदि में ये स्थिति देखने को मिलती है। कई बार अयोग्य परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तब स्त्री केसर अपनी विशिष्ट क्षमता से उन्हें पहचान लेती है कि वह अयोग्य हैं। यह परागकण और स्त्री केसर के बीच रासायनिक घटकों की प्रक्रिया के द्वारा संभव हो पाता है। दोस्तों जो परागकण स्त्री केसर के ऊपर गिरते हैं उनसे भी कुछ रासायनिक पदार्थ सीक्रेट होते हैं, निकलते हैं, जिनको कि वर्तिकाग्र पहचान लेता है कि हमारे काम के हैं परागकण अथवा नहीं है। तो ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगर परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित भी हो जाता है तब भी वर्तिका में स्त्री केसर के रसायन पराग नलिका की वृद्धि को रोक देते हैं, जिससे वह बीजांड में नहीं पहुंच पाती है, वह निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है और इसी कारण से बीज नहीं बनता है। दोस्तों इस वीडियो को अब हमें यहीं पर विराम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा हो चुका है, टाइम काफ़ी हो चुका है। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख पाएंगे। तो मेरे चैनल के साथ दोस्तों लगातार
बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको समय से वीडियो अवेलेबल रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे NCERT क्लास 12 के चैप्टर 2 की, जिसके हम सॉल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने क्वेश्चन 9 तक के सॉल्यूशंस क्लियर कर लिए थे। इस वाले पार्ट में हम दोस्तों 9 से आगे के क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, और वहाँ से जा कर के आसानी से पार्ट 1 को देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 उसको हम रीड करते हैं। बैगिंग यानी बोर वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी होती है? आइए दोस्तों अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आइए देखते हैं बैगिंग या थैली लगाना टेक्निक। इस तकनीक का उपयोग दोस्तों हम कृत्रिम संकरीकरण, इंग्लिश में इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, उसमें किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा द्विलिंगी पुष्पों में परागकोश के स्फुटन से पहले पुष्प कलिका से चिमटी की सहायता से परागकोश को निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विपुंसन, इंग्लिश में इसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की बटर पेपर से बनी थैली से ढक दिया जाता है। इससे अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। राइट हैंड साइड में दोस्तों एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आप देख रहे हैं फ्लावर। ये वो फ्लावर हैं जो इमैस्कुलेटेड यानी ऑलरेडी विपुंसित किए जा चुके हैं, यानी जिनके परागकोश निकाले जा चुके हैं। अब ये सिर्फ फीमेल फ्लावर हैं, क्योंकि परागकोश जो कि मेल फ्लावर कहलाते हैं उनको यहाँ से निकाल दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पादप जनन कार्यक्रम में इस तकनीक से फसल की उन्नत प्रजातियां विकसित की जाती हैं। ये अधिक उत्पादन करने वाली और रोग प्रतिरोधक एवं कीट प्रतिरोधक होती हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बैगिंग किया हुआ प्लांट है, इस प्लांट से जब ये बैग हटा दिया जाएगा तभी परागण की क्रिया संपन्न होगी। और ये परागण की क्रिया दोस्तों आर्टिफिशियली कराई जाती है, तो हम इसको कृत्रिम परागण भी कहते हैं। और दूसरा ऊपर जो नाम दिया है कृत्रिम संकरीकरण भी कहा जाता है। इसमें हम अपने चाहे गए परागकणों को इस बैगिंग किए हुए पुष्प के मादा पुष्पों पर डालते हैं। आइए दोस्तों अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से न्यूक्लियाई यहाँ सम्मिलित होते हैं। निषेचन के समय पराग नलिका भ्रूण कोश में आकर फट जाती है, जिससे 2 नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मुक्त हुए दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक बीजांड की ओर स्थित मादा युग्मक अर्थात अंडकोशिका के केंद्रक से संयोजन करता है। इस क्रिया को संयुग्मन, इंग्लिश में सिनगेमी या सत्य निषेचन यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये पहला फर्टिलाइजेशन हो गया दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, जिसमें एक नर युग्मक प्रयुक्त हुआ। अब दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश के मध्य में स्थित द्विगुणित केंद्रीय कोशिका, जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं, के साथ संलयित हो जाता है। इस क्रिया को त्रिसमेकन, इंग्लिश में ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। चूंकि केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, पहले से ही होते हैं, तथा एक और केंद्रक जो कि नर युग्मक के अंदर होता है, उसके आ जाने के कारण अब कुल केंद्रकों की संख्या 3 हो गई यहाँ पर। इस प्रकार 3 केंद्रकों का संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो नाम पड़ा त्रिसंलयन, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर 3 केंद्रक आकर के एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। त्रिसंलयन के फलस्वरूप एक त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड भ्रूणपोष, या नाम ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भ्रूणपोष मातृकोशिका, जिसको इंग्लिश में एंडोस्पर्म मदर सेल कहते हैं, उसका निर्माण होता है। आइए इस पूरे प्रोसेस को हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ बीच में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक परागकण है जो अंकुरित हो गया है। इसमें आप देख रहे हैं 2 गैमीट्स हैं, यानी 2 नर युग्मक हैं। मैंने राउंड कर दिया है उनको। लेफ्ट वाले डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, ये वाला जो नर युग्मक है, ये पीले रंग की संरचना, जिसको कि हम
एग सेल कहते हैं और ये बीजांड के अंदर पाई जाती है, उसके साथ में संलयित हो जाता है और इस पूरे घटनाक्रम को हम सिनगैमी कहते हैं। इस सिनगैमी के फलस्वरूप दोस्तों एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। यदि हम दूसरे केंद्रक की बात करें जो दोस्तों अभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, ये वाला नीचे वाला केंद्रक इधर जा कर के सिनगैमी में इस्तेमाल हो चुका है। बचा हुआ दोस्तों जो नर युग्मक है वो नर युग्मक, दूसरा डायग्राम देखिएगा राइट हैंड साइड पर, बीच में यहाँ पर एक बीजांड दिया है। इसमें दोस्तों एक ये बीच में सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, उसके साथ में ये संलयित हो जाएगी और इस घटना को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसमेकन। इस त्रिसमेकन के फलस्वरूप एक एंडोस्पर्म मदर सेल का निर्माण होगा। इस एंडोस्पर्म मदर सेल की वजह से आगे एक नई संरचना का डेवलपमेंट होगा सूत्री विभाजन के द्वारा, जिसको हम भ्रूणपोष इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहते हैं, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं टोटल जो केंद्रक इस्तेमाल हो रहे हैं वो एक तो ये नर युग्मक का केंद्रक इस्तेमाल हुआ और 2 केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल में पाए जाते थे वो इसमें इन्वॉल्व हुए। तो इस तरीके से टोटल 3 केंद्रक इस क्रिया में प्रयुक्त हुए। इसी कारण इस प्रोसेस का नाम पड़ा ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसमेकन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? यानी जब बीजांड बन जाता है तो उसके अंदर जो जाइगोट है वो रेस्टिंग स्टेज में रहेगा, नहीं रहेगा, उसका क्या होगा, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड में युग्मनज यानी जाइगोट का विकास होता है। बीजांड के अध्यावरण दृढ़ होकर बीजावरण यानी सीड कोट बनाते हैं। नीचे वाले डायग्राम में दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो ओव्यूल है पुष्प के अंदर, वो ओव्यूल एक फल के अंदर पाए जाने वाले बीजों में बदल जाता है, जबकि जो ओवरी बाल है वो फल में पाई जाने वाली फलवित्ती यानी पेरिकार्प में बदल जाएगी। जबकि यदि हम अंडाशय की बात करते हैं तो अंडाशय एक फल में बदल जाता है। आइए दोस्तों अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। बीजांड के बाहरी आवरण से बीज कवच यानी टेस्टा तथा भीतरी अध्यावरण से अंत्य कवच यानी टैगमेन बनता है। दोस्तों ये बीज में पाई जाने वाली संरचना है। यदि आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर एक 11th क्लास का वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हम सीड्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो प्लीज आप उसको अवश्य देखिएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, अतः कोमल बीजांड कड़ा व शुष्क हो जाता है। धीरे धीरे बीजांड के अंदर की कार्य की क्रियाएं रुक जाती हैं, यानी जो भी एक्टिविटी हैं दोस्तों वो स्लो डाउन हो जाती हैं धीरे धीरे, तथा युग्मनज से बना नया भ्रूण सुप्तावस्था यानी रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। इसे युग्मनज की प्रसुप्ति यानी रेस्टिंग पीरियड ऑफ जाइगोट कहते हैं। बीज आवरण से घिरा एकत्रित भोजन युक्त तथा सुसुप्त भ्रूण युक्त यह रचना बीज कहलाती है। तो दोस्तों ये बीज की परिभाषा है। बीज के अंदर जो एम्ब्रियो है वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। आइए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें विभेद करें। दोस्तों इसमें 4 विभेद दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, सबको हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला वाला देख लेते हैं, बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक में विभेद। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है दोस्तों। लेफ्ट साइड में हमने बीज पत्राधार यानी हाइपोकोटाइल लिया है और राइट साइड में हमने बीज पत्रोपरिक यानी एपिकोटाइल लिया है। दोस्तों डायग्राम में हम सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम हाइपोकोटाइल को देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों हाइपोकोटाइल, इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर समझ लिया आपने। दूसरा है एपिकोटाइल, इसकी लोकेशन यहाँ पर है। अब दोस्तों डिफरेंस का पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। यह बीजपत्र तथा मूलांकुर के मध्य में स्थित होता है, यानी बीज पत्राधार अगर हम देखें हाइपोकोटाइल तो हमको ये कहाँ मिलेगा, कोटलीडॉन यानी ये वाला पोर्शन जिसको हम कह रहे हैं, हिंदी में इसको बीज पत्र कहते हैं, और मूलांकुर यानी जड़, इन दोनों के बीच में हमको क्या मिलेगा, हाइपोकोटाइल यानी बीज पत्राधार। जबकि बीज पत्रोपरिक यानी एपिकोटाइल कहाँ मिलेगा दोस्तों, यह बीज पत्र तथा परांकुर के मध्य पाया जाता है। तो ऊपर वाला देखिएगा दोस्तों फिर से,
ये बीज पत्र है और इसके ऊपर का पोर्शन है वो है एपिकोटाइल, और सबसे ऊपर जाएंगे तो ये एरिया कहलाता है प्रांकुर एरिया। तो दोनों की लोकेशन दोस्तों एक दूसरे से अपोजिट है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, बीज के अंकुरण के समय बीज पत्राधार में तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा से ऊपर आ जाते हैं। डायग्राम में दोस्तों देखिएगा, ये जो एरिया है ये भूमि का एरिया है। यहाँ पर जो हाइपोकोटाइल है वो तेजी से ऊपर को बढ़ता है, जिसकी वजह से ये जो बीज पत्र हैं ये भूमि से बाहर आ जाते हैं। अब हम बीज पत्रोपरिक में रीड करते हैं दोस्तों। बीज के अंकुरण के समय बीज पत्रोपरिक में तीव्र वृद्धि के कारण बीज पत्र मृदा के अंदर ही रह जाते हैं। ऐसा दोस्तों एक बीज पत्री पौधों में देखने को मिलता है, जहाँ पर एपिकोटाइल जल्दी वृद्धि कर लेता है, यानी ये वाला पोर्शन, जिसकी वजह से नीचे का पोर्शन भूमि के अंदर ही दबा रह जाता है, जिसके कारण कोटलीडॉन यानी बीज पत्र यानी जो ये पत्ती जैसी हरी संरचनाएं हैं वो भूमि से बाहर ही नहीं आ पाती हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसकी समाप्ति मूलांकुर में होती है। तो पहला वाला जो एपिकोटाइल है इसका जो एंड पॉइंट है वो रेडिकल की ओर जा रहा है, यानी मूलांकुर की ओर जा रहा है, जबकि बीज पत्रोपरिक की समाप्ति प्रांकुर में होती है। अब डायग्राम में देखेंगे तो ऊपर की साइड में प्रांकुर का डेवलपमेंट होना है दोस्तों। तो ये दोस्तों का डिफरेंस था जो पूछा गया था क्वेश्चन में। आइए दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों, जो कि है प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में विभेद। पहला डिफरेंस देखते हैं, एक बीजपत्री भ्रूणी अक्ष से बीज पत्र के जुड़ाव स्थल से ऊपर भ्रूणी अक्ष का बीज पत्रोपरिक यानी एपिकोटाइल तथा प्रोशीर्ष कुछ आद्य पर्णों से आवृत होता है। यह खोखली पर्णी संरचना होती है, इसे प्रांकुर चोल कहते हैं। तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में दिए गए डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, कोलिप्टाइल का एरिया जो ऊपर की साइड में है, बाद में जाकर के यही प्रांकुर चोल बनेगा। बाद में जाकर के इसी एरिया से दोस्तों स्टेम डेवलपमेंट होना है। मूलांकुर चोल में देखते हैं, एक बीजपत्री भ्रूणी अक्ष से बीज पत्र के जुड़ाव स्थल से नीचे, अब इसका जो डायरेक्शन है दोस्तों वो ऊपर वाले यानी कोलिप्टाइल से नीचे की ओर होता है। तो जुड़ाव स्थल से नीचे भ्रूणी अक्ष का बीज पत्राधार तथा मूलांकुर शीर्ष अविभेदित आवरण से ढका होता है, इसे मूलांकुर चोल कहते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, यह प्रांकुर की सुरक्षा करता है, यानी प्रांकुर चोल, और मूलांकुर चोल जो है वो मूलांकुर की सुरक्षा करता है। डायग्राम में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की साइड में कोलियोराइजा है और उसके ठीक नीचे रेडिकल है। रेडिकल से बाद में जाकर के रूट का निर्माण होना है, जबकि आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो कोलिप्टाइल के नीचे प्लूम्यूल दिया है, जिससे बाद में जाकर के शूट का निर्माण होना होता है। आइए दोस्तों अब अगला डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि है अध्यावरण तथा बीज चोल के बीच में डिफरेंस। पहला पॉइंट देखते हैं, अध्यावरण में यह बीजांड में बीजांड द्वार को छोड़कर चारों ओर से एक या दो रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। तो ये हमको इंटेगुमेंट कहाँ मिलेंगे दोस्तों? ओव्यूल के अंदर। आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिए गए डायग्राम को देखिएगा, मैंने यहाँ पर इंटेगुमेंट्स दिखाए हैं। ये इंटेगुमेंट्स यहाँ पर 2 हैं संख्या में, और अंदर जो भ्रूण कोश है उसकी रक्षा करते हैं, और ये एक प्रोटेक्शन आवरण की तरह से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। बीज चोल में दोस्तों देखते हैं, यह बीज के चारों ओर सामान्यतः 2 परतों से बना होता है। बाह्य आवरण दृढ़ एवं रक्षात्मक होता है, इसे बीज चोल यानी सीड कोट कहते हैं। आंतरिक स्तर पतला होता है, इसे अंतः कवच यानी टैगमेन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये दिखाई नहीं देगा टैगमेन। राइट हैंड साइड में दिए गए डायग्राम में दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको बीज चोल यानी सीड कोट देखने को मिल जाएगा। ये एक बीन का डायग्राम है दोस्तों, यहाँ पर आपने इसकी रेड जैसी ये स्ट्रक्चर दिख रही है, यही जो ऊपर दिखने वाली चिकनी स्ट्रक्चर है यही सीड कोट है। अगला पॉइंट देखते हैं, अध्यावरण बीजांड में पाया जाता है जैसा कि पहले डायग्राम में है, और बीज चोल कहाँ देखने को मिलेगा? हमको बीज में मिलेगा। नीचे वाले डायग्राम से आपको अब स्पष्ट रूप से मालूम पड़ गया होगा। अध्यावरण का निर्माण निषेचन से पहले ही होता है, जबकि बीज चोल का निर्माण निषेचन के पश्चात होता है, क्योंकि बीज चोल दोस्तों बीज में मिलेगा और बीज का निर्माण निषेचन के बाद ही होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 4th नंबर, यह बीजांड की सुरक्षा करता है, और बीज चोल किसकी सुरक्षा करता है? बीज की सुरक्षा करता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला डिफरेंस, जो कि है परिभ्रूणपोष और फलवित्ती के बीच में। पहला डिफरेंस देखते हैं, कुछ बीजों में बीजांड, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बीजांड का भाग है ये, तो बीजांड का भाग एक पतले आवरण के रूप में बचा रह जाता है, जिसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं, जबकि
फलवित्ती की बात करें तो निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलवित्ती का निर्माण होता है और बीज तथा फलवित्ती को मिलाकर एक फल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम देखिएगा। पहले वाले डायग्राम में आपको ये जो रेड कलर की संरचना दिखाई दे रही है सीड के अंदर, यही पेरिस्पर्म यानी परिभ्रूण कोश है। जबकि नीचे वाले डायग्राम में दोस्तों आपको इस फल के चारों ओर जो कवरिंग पाई जाती है वो दिखाई दे रही है, जिसको कि हम फलवित्ती यानी पेरिकार्प कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यह कुछ बीजों के अंदर ही पाया जाता है, यानी पेरिस्पर्म सभी में नहीं मिलेगा दोस्तों। जबकि फलवित्ती की बात करें तो सभी फलों के अंदर फलवित्ती पाई जाती है। तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं, परिभ्रूण कोश एक स्तरीय होता है, यानी केवल इसमें एक ही लेयर पाई जाती है। लेकिन यदि हम फलवित्ती की बात करें तो शुष्क फलों में फलवित्ती प्राय शुष्क एवं एक परत से बनी होती है, जबकि सरस फलों जैसे आम, चीकू आदि में यह 3 परतों से बनी होती है। डायग्राम में भी आप लेफ्ट साइड में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 लेयर्स दिखाई हैं, एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों जैसे बाह्यदल पुंज, दलपुंज या पुष्पासन आदि से होता है, तब ऐसे फल को असत्य फल या कूट फल, इंग्लिश में इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सेब में फल का विकास पुष्पासन यानी थैलेमस से होता है, इसी कारण इसे आवासीय फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्वेश्चन का लास्ट वाला पोर्शन दोस्तों, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है वो हम देख लेते हैं। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय यानी फर्टिलाइज्ड ओवरी से होती है। डायग्राम में देख लेते हैं दोस्तों, ये जो एप्पल का डायग्राम है दोस्तों, इसमें आप बीच वाला ये जो पोर्शन देख रहे हैं, असल में निषेचित अंडाशय पोर्शन यही है। तो इसमें जो फल का असली भाग है, जिसको हम वास्तविक या ट्रू फ्रूट कहते हैं, वो सेब के बीचा बीच में देखने को मिलेगा। जबकि जो गूदेदार एरिया है जिसको हम खाते हैं, वो एरिया वास्तव में फॉल्स फ्रूट एरिया है और जिसका निर्माण थैलेमस से होता है। आइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो आंसर देख लेते हैं दोस्तों। एक द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन, इंग्लिश में इसको इमैस्कुलेशन कहलाती है। तो विपुंसन की जो क्रिया है स्पेशली दोस्तों वो द्विलिंगी पुष्पों में ही पाई जाती है। इन पुष्पों की एक खास बात होती है कि इनमें नर और मादा जनन अंग दोनों ही देखने को मिलते हैं। अगला स्टेप देख लेते हैं। यह कृत्रिम परागण यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की एक विधि है। राइट हैंड साइड में दिए गए डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये पुष्प का मादा भाग है, जबकि जो निकाला जा रहा है बाहर की साइड में वो पुष्प का नर भाग है। और धीरे धीरे उनको कैंची या अन्य किसी माध्यम से पुष्प से काटकर अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों आर्टिफिशियली हम इस तकनीक के द्वारा नर पुष्प को एक द्विलिंगी पुष्प में से अलग कर देते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों अगला पार्ट देखते हैं। एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो इसका प्रयोग एक पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है। विपुंसन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्रयुक्त पौधे ही परागण की क्रिया में भाग लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कार्पल है, ये हमने वो कार्पल चुन लिया अब, और जिसमें सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। आगे जाकर के हम इसमें आर्टिफिशियल परागण कराएंगे, कृत्रिम परागण कराएंगे, जिसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन हमको प्राप्त होगी वो ऐच्छिक गुणों से युक्त होगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। निषेचन के फलस्वरूप बीज युक्त फल बनते हैं, यानी जो नॉर्मल निषेचन का प्रोसेस है उसमें जो फल होंगे उनके अंदर बीज पाए जाते हैं। अनेक प्रजातियों में बिना निषेचन के फल बन जाते हैं। ये फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, अंगूर, संतरा आदि में आप ये देख सकते हैं। इन फलों को हम अनिषेक फलनी फलन यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, ये जो फ्रूट्स बने ये बगैर निषेचन के बने हुए हैं तथा इस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन यानी पार्थिनोकार्पी कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगला जो पोर्शन है, तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और
क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो हम प्रेरित अनिषेक जनन के लिए संतरा, नींबू, अमरूद, पपीता, अनानास, टमाटर आदि फल चुनते हैं, क्योंकि व्यापारिक स्तर पर इनका उत्पादन किया जा सकता है। यानी व्यापार में ये फल आसानी से बिक जाते हैं, साथ ही साथ इनमें बहुत सारे पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं, इसलिए भी ये फल महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों। इनमें आप बीच वाला जो पोर्शन है ये बीज रहित देख रहे हैं, जबकि पहला और तीसरा वाला जो डायग्राम है उसमें आप यहाँ बीज भी देख रहे हैं। तो अगर इनके अंदर बीज नहीं होंगे दोस्तों तो वो इस एरिया में आपको बहुत सारा खाने योग्य भाग वाला पोर्शन मिल जाएगा, जिससे उनकी व्यापारिक स्तर पर मांग बढ़ जाएगी और व्यापार में लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परागकण वित्तीय रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। तो आंसर देख लेते हैं दोस्तों। एक सामान्य पुंकेसर के परागकोश में प्राय 4 लघु बीजाणुधानियां यानी माइक्रोस्पोर्स बनती हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमने परागकोश की अनुप्रस्थ काट दिखाई है, जिसमें आप बीच में देख रहे हैं ये सब परागधानियां यानी माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो इनकी संख्या दोस्तों 4 है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी 4 स्तरों वाली एक भित्ति से घिरी संरचना होती है। बाहर से भीतर की ओर इन स्तरों को क्रमशः बाह्य स्तर यानी एपिडर्मिस, अंतः स्तर यानी एंडोथीसियम, इसका दूसरा नाम है फाइब्रस लेयर, और अगला स्तर जो है उसका नाम है मध्य स्तर, जो कि मोटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है मोटा मध्य स्तर, तथा टेपिटम स्तर जो कि लास्ट वाला लेयर है वो देखने को मिलेगा। इस डायग्राम में भी देख लेते हैं। दूसरे वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो सबसे अंदर की साइड से हम चलते हैं, यहाँ पर हमको टेपिटम देखने को मिलेगी। तो ये वाली जो लेयर है जिसमें केंद्रक भी दिखाया है ये टेपिटम लेयर है। उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको मिडिल लेयर्स मिल जाएंगी यानी मध्य परतें, जो कि 2 से लेकर के 5 तक हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ये 2 परतें यहाँ दिखाई दी मिडिल लेयर्स। उसके बाद में अगली जो परत आपको देखने को मिलेगी वो है एंडोथीसियम यानी अंतः स्तर। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये अंतः स्तर है, ठीक सेकंड नंबर की लाइन, और सबसे बाहर आपको मिलेगा बाह्य स्तर, जिसको इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। बाह्य 3 स्तर लघु बीजाणुधानी को संरक्षण प्रदान करते हैं और स्फुटन में भी सहायता करते हैं। टेपिटम स्तर की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक युक्त यानी पॉलीन्यूक्लिएट होती हैं। ये इनकी विशेषता है दोस्तों। ये कंपटीशन का पॉइंट है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। टेपिटम कोशिकाओं का मुख्य कार्य विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है। यही दोस्तों इनका मुख्य कार्य है कि जो परागकण बन रहे हैं इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, लघु बीजाणुधानियों के अंदर, उनको पोषण प्रदान करना ये इनका एक मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। असंगजनन क्या है और इसका क्या महत्व है? तो आंसर देख लेते हैं दोस्तों। असंगजनन को दोस्तों एपोमिक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। यह एक विशेष प्रकार की घटना है जिसमें किसी पौधे के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस अथवा संयुग्मन के बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया की खोज विंकलर द्वारा 1908 में की गई। जिन पौधों में असंगजनन पाया जाता है उन्हें असंगजनिक प्लांट यानी एपोमिक्टिक प्लांट कहते हैं। असंगजनन निम्नलिखित 2 प्रकार से संभव है दोस्तों। एक है कायिक जनन द्वारा यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा। इसको देखते हैं। कायिक जनन में पौधों में बीज का निर्माण नहीं होता है, तो जब बीज का निर्माण ही नहीं होगा दोस्तों तो फिर अर्धसूत्री विभाजन और संयुग्मन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। यहाँ बीज के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि द्वारा नए शिशु पौधों को उत्पन्न किया जाता है, जैसा कि आलू, गन्ना, अरबी आदि में देखने को मिलता है। दूसरा जो प्रकार है असंगजनन का दोस्तों वो है अनिषेक बीजता द्वारा यानी वाइएगेमोस्पर्मी। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होता है ये। जब लैंगिक जनन हुए बिना ही बीज का निर्माण होता है तब इस घटना को अनिषेक बीजता कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले वाले में तो बीज का निर्माण नहीं हो रहा था, जबकि दूसरे वाले प्रकार में बीज का निर्माण तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लैंगिक जनन नहीं हो रहा है, यानी बिना लैंगिक जनन के भी बीज का निर्माण हुआ। आगे पढ़ते हैं दोस्तों इसको।
यद्यपि इस प्रकार के जनन में बीज का निर्माण होता है, परंतु बीज निर्माण की इस प्रक्रिया में सामान्य लैंगिक जनन यानी जो नॉर्मल प्रोसेस है बीज निर्माण का, वो नहीं देखने को मिलता है। तो सामान्य बीज निर्माण में अर्धसूत्रीय विभाजन कंपलसरी है दोस्तों। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है संयुग्मन, जिसको सिनगैमी कहते हैं, वो भी इसमें नहीं होता है। महत्व देख लेते हैं असंग जनन का। असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनर्संयोजन यानी सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, जैसा कि अर्धसूत्रीय विभाजन में देखने को मिलता है। अतः इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने चैप्टर 2 के फुल सॉल्यूशन यहाँ पर स्टडी कर लिया। आशा करता हूँ कि बोर्ड में यदि इनमें से कुछ भी आता है तो आप अच्छे से विद डायग्राम के उनको लिख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।